गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड के बारे में हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे हम आएंगे कि ब्लड बेसिकली क्या है। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बेसिकली जो ब्लड है वो भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो नेचर है वो फ्लूइडिक नेचर है, इसलिए क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसमें बेसिकली दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहला जो है आपका प्लाज्मा, और एक यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका प्लाज्मा और जो सेकंड है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ब्लड सेल। लिविंग ब्लड सेल, ये लिविंग ब्लड जो सेल होते हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्लड का जो कंपोनेंट है, ब्लड में बेसिकली दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक तो प्लाज्मा है और दूसरा जो है फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है, प्लाज्मा एक तरीके का नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स है। नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। प्लाज्मा नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया। और दूसरा जो है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, ये क्या है, लिविंग ब्लड सेल है। ये किस में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर, सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, और बेसिकली आपका जो ये ब्लड सेल है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। जो आपका ब्लड सेल है, देखिए ब्लड सेल, ये बेसिकली हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी, और नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये बेसिकली प्रेजेंट है इसके अंदर। जो हम डीप स्टडी करेंगे तब देखेंगे। अभी बेसिकली हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या है, ब्लड हमने पढ़ लिया कि फ्लूइड नेचर का होता है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ना, सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ हार्मोन्स और कुछ हीट प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंसेस, कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स, ये सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या ब्लड हम कह सकते हैं कि इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और आपके जो गैसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। ऑक्सीजन के अंदर, मतलब ऑक्सीजन भी एक तरीके का गैस ही है। तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, क्लॉटिंग फैक्टर जो है, ठीक है, इन सारी चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये ब्लड के काम के अंदर भी आता है और ये इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में भी है। फिर क्या है, ब्लड बेसिकली क्लियर स्ट्रा कलर, ठीक है, क्लियर स्ट्रा कलर का होता है, जिसका जो नेचर है वो वाटरी नेचर है। वाटरी नेचर या वाटरी फ्लूइड, जो एग्जैक्टली इसके अंदर जो वाटरी फ्लूइड है, ये प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है, और इसमें कुछ सेल भी प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा कि सेल में बेसिकली ये तीन टाइप की इसके अंदर सेल प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा जो ब्लड है वो टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% वेट होता है। या हम कह सकते हैं कि हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% जो वेट होता है वो कौन बनाता है, हमारा ब्लड। ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है ये क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा
बेसिकली हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है हम उसके बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्लाज्मा इसमें प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा होता क्या है ये हम देखेंगे कि प्लाज्मा में लगभग 90 से लेकर के 92% जो होता है वो वाटर होता है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि ब्लड का जो वाटरी नेचर है हमने यहाँ पे पढ़ा था वो प्लाज्मा की वजह से होता है। तो जो प्लाज्मा है प्लाज्मा में 90 to 92% लगभग क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, और वाटर के साथ साथ में कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं। अदर सब्सटेंसेस में इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, नेक्स्ट है गैसेस, नेक्स्ट है हॉर्मोन्स। इन सब के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो इतनी चीजें जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ब्लड में जो प्लाज्मा वाला पार्ट है बेसिकली ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया 90 से लेकर के 92% लगभग इसके अंदर वाटर होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, गैसेस और हॉर्मोन्स, इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर आता है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, कि प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली होता क्या है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये टोटल प्लाज्मा का 7% होता है। ठीक है, जो हमारा टोटल प्लाज्मा का रेशियो है उसका लगभग 7% ये होता है। और ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली यही मेंटेन करके रखता है या ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। क्रिएट, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करता है, यानी कि इसी की वजह से जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर विस्कोसिटी नेचर इसी प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से आता है। यानी कि ये जो प्लाज्मा है जो वाटरी नेचर है या फ्लूइडिक नेचर का है, इसके अंदर जो चिपचिपापन है वो किसकी वजह से आता है, इसी प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से आता है। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। अब बेसिकली हम देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन और लास्ट है फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, ये तीनों के तीनों क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। कितने परसेंट में, लगभग 7% में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्ब्यूमिन क्या है। एल्ब्यूमिन जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी कि इसका जो नंबर होता है वही क्या है, सबसे ज्यादा है, मोर। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक पाया जाने वाला ये प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्या है, ये लगभग 60% होता है, यानी कि जितने प्लाज्मा प्रोटीन है उन सबका रेशियो में से लगभग 60% जो है वो किसका नंबर होता है, एल्ब्यूमिन का। ठीक है, और ये क्या करता है, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, मेंटेन नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ जो सब्सटेंसेस हैं लाइक फैटी एसिड हो गया, ड्रग्स हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, इन सब के लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स के जैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स की तरह ये एक्ट करता है। बेसिकली किस चीज के लिए, फैटी एसिड के लिए, ड्रग्स के लिए, स्टेरॉइड हार्मोन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या है, ये लगभग 38% पाया जाता है, यानी कि ये सबसे अधिक पाया जाने वाला है, जिसका जो अमाउंट है वो 60% है। और ग्लोब्यूलिन
38% लगभग प्रेजेंट होता है। और ये काम क्या करते हैं? एक्ट एज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के तौर पे ये काम करते हैं। ठीक है, इनका सेकेंड फंक्शन और क्या है कि ये कुछ हार्मोन्स और कुछ मिनरल्स या सॉल्ट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। एक्ट एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किस चीज के लिए? कुछ कुछ जो मिनरल्स हैं या कुछ कुछ सब्सटेंसेस या कुछ हार्मोन्स के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इनका एक और मेन फंक्शन है, वो ये है कि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये इसका मेन फंक्शन है ग्लोब्यूलिन का, है ना। 38% होता है, एंटीबॉडीज के तौर पे काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब लास्ट वाला जो है जिसका नाम है फिब्रिनोजन, यह केवल 7% ही जो है वो प्रेजेंट होता है और इसका एक ही फंक्शन है, क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, 7% लगभग प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया जितने भी हमारे सब्सटेंसेस थे, उसके अंदर से हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। अब हम आगे के जो भी चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे कि ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स काम क्या करते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, इसके अलावा ये काम क्या करेंगे? एसिडिक बेसिक बैलेंस, यानी कि एसिडिक या एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं और मेंटेन ब्लड पीएच, ना, ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो कितना होता है? 7.35 से लेकर के 7.45, ये लगभग होता है स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइन, है ना, एसिडिक नहीं होता है नेचर में, ये स्लाइटली यानी कि हल्का सा लगभग एल्केलाइन नेचर का होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा के अंदर बेसिकली ये पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, नर्व इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ब्लड के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये ब्लड का पीएच भी मेंटेन करके रखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है कि न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आते कहाँ से हैं ब्लड के अंदर? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर से। ठीक है, यानी कि जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट है आपका, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, फैटी एसिड हो गया या ग्लूकोज हो गया, कुछ भी, ये जो कुछ भी है ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, है ना, एब्जॉर्ब इन एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद से कहाँ पे आ जाते हैं? ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर आकर के ये काम क्या करते हैं? मतलब किस लिए काम करते हैं? सेल को एनर्जी देने के लिए,
प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट काम ये क्या करेंगे, हीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये इनका क्या काम है ना, कि ये सेल को रिपेयर करने या उनके रिप्लेसमेंट के लिए, या हीट को प्रोड्यूस करने, या एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट होता है, तो वहां से ये ब्लड के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हार्मोन। हार्मोन्स बेसिकली कहाँ से आते हैं, हार्मोन एक तरीके के क्या है, केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता हो। ठीक है, ट्रांसमिट मैसेजेस, यानी कि जो मैसेजेस को ट्रांसमिट करता हो। तो बेसिकली हार्मोन भी एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर हैं, जो कहाँ से निकलते हैं, किसी भी ग्लैंड से। ठीक है, यानी कि कोई एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, या हम कह सकते हैं इसको हम एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन सेल से बेसिकली निकलते हैं और डायरेक्टली कहां पे चले जाते हैं, पासेस डायरेक्टली इनटू ब्लड। ब्लड में ये डायरेक्टली पास हो जाते हैं। अब पास होने के बाद ब्लड कहाँ पे इनको लेकर के जाता है, ब्लड इनको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी टारगेट टिश्यू है, या टारगेट ऑर्गन है, या टारगेट सेल है। ठीक है, टारगेट सेल, टिश्यू या ऑर्गन, वहां तक ब्लड इनको लेकर के जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हार्मोन्स एक तरीके के केमिकल मैसेंजर है, जो एंडोक्राइन सेल से निकलते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड इनको टारगेट सेल तक पहुंचा देता है, जहां पे ये अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं या अपने फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब लास्ट है आपका गैसेस। ठीक है, जो ब्लड के अंदर गैसेस पाए जाते हैं, बेसिकली इसमें जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस हैं। नाइट्रोजन गैस भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ब्लड बेसिकली इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब ज्यादा हो जाता है तो वेनस रिटर्न के द्वारा वापस से हार्ट के अंदर जाता है, और फिर लंग्स के द्वारा जाकर के, और लंग्स में फिर से एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है, क्योंकि जो ब्लड है ये इसको ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेलुलर कंटेंट के बारे में। ठीक है, ये तो था बेसिकली प्लाज्मा के बारे में, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स और गैसेस, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब सेलुलर कंटेंट्स, सेलुलर कंटेंट्स क्या क्या है, अभी हमने बात किया था कि सेलुलर कंटेंट में 3 प्रकार की सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसको हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स कहा। तो जिसका नाम है बेसिकली क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स जिसको हम आरबीसी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के जो सेल, ब्लड सेल हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स बेसिकली जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इरिथ्रोसाइट्स के बारे में जानने से पहले, बेसिकली इस पे पर्टिकुलरली फोकस करने से पहले ब्लड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है। तो ब्लड बेसिकली आरबीसी जो है रेड
बोन मैरो, रेड बोन मैरो में लगभग ये फॉर्म होता है। ठीक है, जो आरबीसी का फॉर्मेशन है या ब्लड सेल्स बेसिकली रेड बोन मैरो में ही बनते हैं। केवल कुछ कुछ ऐसे ब्लड सेल्स हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स जो हैं वो लिम्फोइडेड टिश्यू से बनते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स ये किससे बनते हैं? लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, फॉर्म बाय लिम्फोइड टिश्यू। बाकी जितने भी प्रकार के ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे रेड बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो रेड बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो जैसे कि ये ऐसा सा हमारा जो बोन है, सपोज ये बोन है। ठीक है, तो इस बोन के बीच में ऐसे बीच में जो है वो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो इसी बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बीच में ऐसे बोन मैरो प्रेजेंट होगा जिसके अंदर बेसिकली जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ब्लड जो है कौन से सेल से बनते हैं? तो स्टेम सेल प्रेजेंट होता है बोन मैरो के अंदर, जिसमें बेसिकली जो हमारे ब्लड है उनका फॉर्मेशन होता है। और ये जो है ब्लड वो सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले, यानी कि ब्लड में एंटर करने से पहले कई सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, है ना। कई सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद ही ये मेच्योर ब्लड सेल बन पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन में हमें कितना टाइम लग रहा है। लेकिन ये एक जनरल सी बात है कि जो आपका बोन मैरो है वो बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है और उसमें स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली यहीं से ही ब्लड के जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो कई सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद से वो ब्लड में फिर जाकर के एंटर करते हैं। तो ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। इसको हम क्या कहते हैं? यहां लिख देती हूं मैं, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। हीमो का मतलब हो गया ब्लड और पोइसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को बेसिकली हम हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम आरबीसी के बारे में देखेंगे कि जो आरबीसी होता है वो हमारे टोटल जो ब्लड है, टोटल ब्लड सेल्स हैं या टोटल ब्लड है उसका 99% जो है वो इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है। यानी कि 99% ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, है ना, क्या है? इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट है। इनका जो शेप होता है वो कैसा? ये बाइकॉनकेव शेप के होते हैं या बाइकॉनकेव डिस्क के जैसे ये दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो डायामीटर है, डायामीटर लगभग 7 माइक्रोन होता है। ठीक है, 7 माइक्रोन इनका डायामीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाइकॉनकेव डिस्क की वजह से या बाइकॉनकेव शेप की वजह से ये जो इनका सरफेस एरिया है ना, वो बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाइकॉनकेविटी। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, बाइकॉनकेविटी क्या कर रही है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो जो गैसेस एक्सचेंजेस हैं वो भी ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो बाइंड होगा, है ना। इंक्रीज रेट ऑफ O2 बाइंडिंग, क्योंकि साइट क्या है? ज्यादा है, जगह ज्यादा है, तो इसलिए जो रेट है O2 बाइंडिंग की वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो 97% होता है लगभग, इसके अंदर 97% से ज्यादा ही लगभग HB प्रेजेंट होता है, मोर देन 97% HB।
आरबीसी के अंदर 97% से ज्यादा लगभग एचबी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, एटीपी प्रोडक्शन भी इसके अंदर नहीं होता है, नो एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और ये क्या है, एक एनारोबिक सेल है। एनारोबिक का मतलब क्या हो गया कि ये ऑक्सीजन को बाइंड तो करता है लेकिन अपने द्वारा बाइंड किए हुए ऑक्सीजन को ये कंज्यूम नहीं करता है ना। डू नॉट कंज्यूम, डू नॉट कंज्यूम ऑक्सीजन दे ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, यानी कि जिस ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है एचबी में बाइंड करके, उसको ये कभी भी कंज्यूम नहीं करता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, तो मेनली इसका और इसके बारे में ये है कि जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, गैस ट्रांसपोर्ट। मेन फंक्शन गैसेस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी सेल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल सेल है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये जो है वो नैरो कैपिलरीज से भी आसानी से निकल जाते हैं, है ना। यानी कि फ्लेक्सिबल है तो कैपिलरीज चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, कैसी भी हो, तो ये अपने शेप को घटा के बढ़ा के मोटा पतला करके वो उधर से क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन इसका कितना है, तो बेसिकली 120 डेज का लगभग इसका लाइफ स्पैन होता है, यानी कि 120 दिन का आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, नो न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होने के कारण कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं हो सकते। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये डिवाइड भी नहीं हो सकते। अब ये डिवाइड नहीं हो सकते तो ये रिप्लेस कैसे होते हैं, लगातार नए नए जो आरबीसी हैं, नए नए सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं और इसकी जगह वो लेते रहते हैं, यानी कि ये डिवाइड नहीं होते हैं, अपनी संख्या को खुद डिवाइड होकर के नहीं बढ़ाते हैं, नए सेल बनते हैं और इनकी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और बेसिकली इरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है, जो हमने अभी यहाँ पे पीछे पढ़ा था हीमोपोइसिस के बारे में, तो हीमोपोइसिस का मतलब हो गया कि जो टोटल ब्लड सेल है, यानी कि चाहे वो आरबीसी हुआ, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हुआ, चाहे वो प्लेटलेट हुआ, उसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम हीमोपोइसिस के नाम से जान रहे थे। लेकिन अब हम अगर एग्जैक्टली इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करेंगे तो इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइसिस का जो टाइम है, यानी कि जो आरबीसी बनने का टाइम है, इसमें टाइम कितना लगता है, 7 डेज, 7 दिन के अंदर जो आरबीसी के सेल हैं वो स्टेम सेल से डेवलप होते 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 और एक मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन सारे प्रोसेसेस के अंदर इनको 7 दिन का समय लगता है। ठीक है, और डेवलपमेंटल स्टेज के जब ये सेल बनना शुरू होते हैं उस टाइम पे इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये आने के बाद से बेसिकली जो अपना न्यूक्लियस होता है वो खो देते हैं। अब न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से ये डिवीजन के लिए इनकैपेबल हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर तब डिवीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। आरबीसी के बारे में अभी हम बात करें। अब आरबीसी में एक चीज आई थी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। इसके बाद में इसका फंक्शन क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो काम क्या करता है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा क्या है, ये Hb को, जो इसका Hb है, हीमोग्लोबिन है, बाइंड रिवर्सली ऑक्सीजन, है ना, O2 विद O2। ठीक है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद से ऑक्सीजन फ्री भी करता है। ऐसा नहीं है कि बाइंड कर लिया तो अब फ्री नहीं करेगा और अपने साथ साथ ही लेके चलता रहेगा। जब ये सेल या टिश्यू के पास में पहुंचता है तो ये ऑक्सीजन को, जो जिस ऑक्सीजन को इसने बाइंड किया है उसको ये फ्री भी कर देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो Hb को बाइंड करने का काम कर रहा है। सॉरी, Hb जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम कर रहा है। मेल में जो है इनका जो नंबर है 13 to 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। फीमेल के अंदर ये 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये इसका बेसिक वैल्यू है। तो मेल के अंदर 13 to 18 होता है और फीमेल के अंदर 12 to 16 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कि Hb क्या है, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बना है। दो चीजें इसमें प्रेजेंट है, पहला जो है वो हीम है और दूसरा जो है वो ग्लोबिन है। ठीक है, अब हीम क्या है, हीम बेसिकली रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर देता है। और ग्लोबिन बेसिकली क्या है, प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है। तो बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा, है ना। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, तो ये 4 जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो मिलकर के ग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है। कि हमने पढ़ा कि इसमें हीम और ग्लोबिन 2 पार्ट हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, जो हीम वाला पार्ट होता है, हीम वाले पार्ट के अंदर जो है सेंटर में आयरन मॉलिक्यूल्स या आयरन एटम प्रेजेंट होता है। आयरन एटम, एटम इन सेंटर। ठीक है, सेंटर में आयरन एटम प्रेजेंट होता है। यही आयरन जो है वो O2 को बाइंड करने का काम करता है, O2 को बाइंड करने का काम करता है। अब जो है प्रत्येक आरबीसी, यानी कि जितने भी आरबीसी हैं, हर एक आरबीसी में, यानी कि प्रत्येक आरबीसी में लगभग 280 मिलियन Hb मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 280 मिलियन जो है Hb मॉलिक्यूल्स लगभग प्रेजेंट होते हैं, है ना। और जो जैसे कि आरबीसी के अंदर प्रत्येक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रत्येक आरबीसी में लगभग 280 मिलियन Hb मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक Hb जो मॉलिक्यूल्स होता है, एक Hb, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम पार्ट होते हैं, 4 हीम पार्ट होते हैं, है ना। और हर एक हीम पार्ट जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। सपोज करो कि मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन है तो इसके अंदर मैं यहाँ दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो मैंने बना दिया ना अलग कलर से, ये क्या है, हीम पार्ट है।
ठीक है, ये हिम पार्ट है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर ये 4 हिम पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चारों के चारों O2 को बाइंड करने का काम करेंगे, है ना, बाइंड O2। ठीक है, तो अब लगभग क्या है कि 1000 मिलियन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये कैरी करेगा। जो आरबीसी है, आरबीसी क्या करेगा, 1000 मिलियन ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये आ गई। अब जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, जब लंग्स में लोड होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम थोड़ी चीजें और देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन, पहले दूसरी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसमें हमें ये तो पता ही है कि ग्लोबुलर प्रोटीन तथा जो हिम पार्ट होते हैं वो होता है, और जो हिम पार्ट है ना, हिम पार्ट यही क्या है, पिगमेंटेड आयरन कंटेन करता है, यानी कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो हिम पार्ट होता है वो। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ लिया कि एक हिम में 4 जो है वो ग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 4 हिम प्रेजेंट होता है। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हिम जो है, 4 हिम यूनिट प्रेजेंट होते हैं, और 4 ग्लोबिन का चेन पाया जाता है। जो चेन अभी हमने पीछे पढ़ा था, चेन पाया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक हिम यूनिट में आयरन एटम प्रेजेंट है। अब इसके अंदर भी आयरन एटम है, इसके अंदर भी आयरन एटम है, इसके अंदर भी आयरन एटम है, और इसके अंदर भी। ये चारों जो हिम हैं उनके अंदर आयरन एटम प्रेजेंट है। ये आयरन एटम ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करेंगे, है ना। तो आयरन एटम प्रेजेंट होने की वजह से ये O2 के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और लगभग 280 मिलियन Hb जो है वो आरबीसी कैरी करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या है बेसिकली, जब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेंगे कि जब जो ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन लोडिंग इन लंग्स, यानी कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन की लोडिंग होती है लंग्स में पहुंचने के बाद से, तब वहां पे जो हीमोग्लोबिन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब कहेंगे, जब लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन लोड हो गया, तब वो क्या कहलाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब सेल के पास वो पहुंचा, और सेल के पास या टिश्यू के पास पहुंचने के बाद ऑक्सीजन अनलोड हो गया, अनलोडिंग, है ना, O2 अनलोडिंग हो गया जब सेल या टिश्यू में जाने के बाद से, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। अब क्या है, मान लो एक बारी जो हमारा ब्लड है उसने ऑक्सीजन लोड किया, दोबारा उसने ऑक्सीजन सेल को या टिश्यू को दे दिया। अब सेल या टिश्यू जो भी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस करेंगे टिश्यू के अंदर, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं CO2 लोडिंग, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोडिंग हो रहा है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग हो रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जब लोड हो रहा है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जब ऑक्सीजन डीलोड या अनलोड हो रहा है तो उसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लोड हो रहा है तो हम उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने देख लिया इन तीनों के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है कि आरबीसी का जो नंबर होता है वो लगभग हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट इन नंबर, है ना। इनका जो नंबर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो बोन मैरो है, बोन मैरो में एरिथ्रोसाइट्स उसी रेट से प्रोड्यूस होते रहते हैं जिस रेट से ये डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन का जो रेट है और डिस्ट्रॉय होने का जो रेट है वो हमेशा इक्वल होता है
इक्वल रेट। इसी वजह से जो इनका नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, बाकी एक चीज और यहाँ पे जान लेने लायक है कि जो इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है, वो इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस किस की वजह से होता है, तो वो एक हार्मोन जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन जो हार्मोन है, यही हार्मोन जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेगुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, है ना। आरबीसी प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। अब ये जो इरिथ्रोपोइसिस है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? किडनी के द्वारा। ठीक है, किडनी के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है वो 120 डेज में होता है। ये आई थिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, है ना। तो बेसिकली जो इसका डिस्ट्रक्शन है 120 दिन के बाद से जो इसका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, कैसे होता है? फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल के द्वारा। बाई फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल, है ना। ये सेल क्या करती है? कई सारे टिश्यू के अंदर वैसे तो ये प्रेजेंट होती है, लेकिन मेनली जो इसका साइट है वो कहाँ पे? स्प्लीन है या लीवर है। तो बेसिकली वहां पे ये पाई जाती है। तो ये क्या करती है? जो आरबीसी है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करती है। अब आरबीसी जो है जैसे जैसे एजेड होता है, बूढ़ा होता है, या जैसे जैसे उसका बनने के बाद टाइम पास होता है, वो उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो जाता है। ठीक है, फ्रेजाइल सेल मेम्ब्रेन। फ्रेजाइल सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही इसका जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के लिए जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो इसका सेल मेम्ब्रेन है जो फ्रेजाइल हो जाता है जैसे जैसे ये एज होता है, एजेड होता है। तो जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये हमेशा दो भागों में टूटता है। एक तो है आपका आयरन और दूसरा जो है वो है हीम। ठीक है, आयरन और हीम, आयरन और हीम ये बेसिकली दो भागों के अंदर टूटता है। आयरन टूटने के बाद से अगेन जब एचबी का फॉर्मेशन होता है, एचबी मॉलिक्यूल्स यानी हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब दोबारा बनते हैं तो उनमें ये आयरन क्या होता है? रीयूज हो जाता है, रीयूज हो जाता है। बाकी जो हीम वाला पार्ट है ये क्या बना लेता है आगे? बिलीवर्डिन बनाता है, जो कि आगे चल करके पिगमेंटेड बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है, सॉरी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है ना। तो आरबीसी का जो रोल था, आरबीसी का जो फॉर्मेशन था और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन फंक्शन, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।